बस ये बता दीजिएगा मुझे, शान-ए इलाही तुर्की। तुर्की, ठीक। जी। नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल में स्वागत है आपका। और आज का जो मसला है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो मसला इस वक्त कई लोगों के जहन में है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग इसको लेकर लिख रहे हैं और ये लिखा जा रहा है कि बुलडोजर का धर्म क्या है। ओवैसी आए अभी कुछ देर पहले और ओवैसी ने बयान दिया कि ये जो बुलडोजर है ये एक धर्म विशेष को टारगेट करके उन्हीं लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। मकान तोड़ने के पीछे कानून क्या कहता है और ये जो कार्रवाई हो रही है सही है गलत है, ये तमाम बहस है जो सोशल मीडिया पर चल रही है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसका जिक्र किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है शान-ए इलाही तुर्की जी, वरिष्ठ वकील है, और उनका क्या व्यू है सबसे पहले वो जल्दी से एक लाइन में उनसे जान लेते हैं। शानी जी, ये जो पूरी अभी एक बहस छिड़ गई है, बुलडोजर क्या भगवा है या बुलडोजर सेकुलर है, इसको लेकर चर्चा हो रही है। कहानी शुरू कहां से हुई हमको पता है। एक बयान आया, उस बयान के बाद फिर कार्रवाई भी हो जाती है उस नेता पर जो बयान देती है। उसके बाद बीजेपी जो कार्रवाई करती है, उसके 2 दिन बाद दूसरे जो अरब देश और दूसरे देश है उनकी तरफ से उस पर आपत्ति जताई जाती है, उनको जवाब दे दिया जाता है और उसके बाद जुमे की नमाज के बाद सारा बवाल खड़ा होता है। ये सारी एक फहरिस्त है जो लंबी चली आई है और इसमें मैं चाहूंगा कि बहुत ईमानदारी से हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। जो सही है उसे सही कहें, जो गलत है उसे गलत कहें। सबसे पहले आपका व्यू क्या है? क्या बुलडोजर का वाकई कोई धर्म है, या बुलडोजर सेकुलर है, या बुलडोजर भगवा है? देखिए, बुलडोजर ना भगवा है और ना बुलडोजर सेकुलर है, लेकिन जो बुलडोजर चलाने के आदेश दे रहे हैं वो एक धर्म, एक समुदाय को देख के टारगेट करने के आदेश दे रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा जावेद पम का जो घर डेमोलिश किया गया और उन्हें कहा गया कि 1973 जो वहां की नगर पालिका के एक्ट के मद्देनजर उसे डेमोलिश किया गया, जबकि जावेद पम के डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास इस वक्त। उनके पास जो वाटर कनेक्शन है, वो जो उनकी नगर पालिका है वो उसमें पेड करते हैं, वहां पर उनकी स्लिप है उसकी। वो प्रॉपर्टी टैक्स जो भरते हैं वो पेपर है उसके पास, जावेद पम के पास। रजिस्ट्री जो की जाती है जो घर की, जिसे रजिस्ट्रेशन कहते हैं, वो पेपर है जावेद पम के पास। और दूसरी बात, ये जावेद पम के घर नहीं था, ये उसकी मां का, उनकी पत्नी का घर था। आपने कही मुझे रजिस्ट्री, दूसरी आपने कही कि वो बिजली वो नल का बिल भरते हैं वो, और तीसरी चीज थी अपने हाउस टैक्स भरते हैं। इन तीनों चीजों में जो वजह बताई है नगर पालिका ने, क्या उसकी जरूरत पड़ती है? मुझे क्लियर बताइएगा। उन्होंने कहा कि नक्शा पास नहीं था इसलिए कार्रवाई की गई। हम अगर ये कहें कि जावेद पम का नाम नहीं था, उस पर हम आज भी आगे आएंगे, लेकिन इन तीनों चीजों में आपने जो डॉक्यूमेंट दिखाए, क्या उनमें किसी भी नक्शे की जरूरत पड़ती है? रजिस्ट्री के लिए नक्शे की जरूरत पड़ती है, या फिर बिजली का या नल का अगर कनेक्शन लेना होता है तो उसके लिए नक्शे की जरूरत पड़ती है? भाई, नक्शे की जरूरत तो आपको भी, नावेद साहब, ये आपको भी पता होगा। जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उस वक्त प्रॉपर नक्शे के साथ प्रॉपर कितना स्क्वायर फीट है, कितना एरिया है, उसके बाद ही रजिस्ट्री होती है, उससे पहले तो नहीं होती। और दूसरी बात, जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है, नाम पे चढ़ जाते हैं डॉक्यूमेंट, तुम्हारे नाम पे पेपर्स हो जाते हैं, स्टैंप ड्यूटी भर दी जाती है जो सरकार को दी जाती है, स्टैंप ड्यूटी भरने के बाद ये घर उसका हो जाता है। लेकिन ये जावेद पम के नाम पर घर नहीं था, जिस तरह से उनकी बेटी का स्टेटमेंट है, ये घर उनकी पत्नी के नाम पर था और उनकी दादी ने या मां ने दिया था, ऐसा कुछ उसमें उनके स्टेटमेंट में है। लेकिन जहां तक कि हमें पता है कि सिर्फ 2014 के बाद से ना सरकार कोर्ट जा रही है, ना सरकार कोई नोटिस देती है, ना सरकार कोई इंटीमेशन देती है। सरकार ये कहती है, सरकार पहली बात तो खुद ही जज बन गई है, सरकार खुद ही वकील बन गई है, सरकार खुद ही पुलिस बन गई है, और वो ये दर्शा रही है कि अगर आप आरोप करोगे, आप दंगा करोगे तो घर तोड़ दिया जाएगा। ये कौन से एक्ट में तोड़ रहे हैं? सरकार से ये पूछना है। तरफ से मैसेज है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो जो कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हो रही है, यही कहना है आपका? ना बोल दीजिए। अभी भी नावेद साहब आप बात को घुमा रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा मुसलमानों के खिलाफ हो रही है। सुनिए नावेद साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूं, सेकुलर है या क्या है?
सुनिए ना, इसमें हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, इसमें हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, इसमें आपने सवाल किया सेकुलर या कम्युनलिज्म या भगवा। सुनिए ना, तो आज जी जो लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उनका पक्ष रख रहे हैं यहाँ पर। जी 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 ठीक है मानवेंद्र, ये कहना है शानी इलाही जो हमारे साथ है, और ये आज का जो टॉपिक है हमारा, बुलडोजर में जो बहस चल रही है, बहस ये चल रही है कि पर्टिकुलर एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है और उन्हीं के मकान तोड़े जा रहे हैं। स्टार्टिंग शानी इलाही ने भी वहीं से की, लेकिन अब वो जो है कार्रवाई को सेकुलर करा दी। आप मुझे बता दो मानवेंद्र जी, जो डॉक्यूमेंटेशन रखे हैं शानी इलाही ने सामने, उन्होंने कहा है कि उनकी रजिस्ट्री थी, उनके पास उनका नल का बिल था, उनके पास हाउस टैक्स था। अगर ये सब है तो इसमें नक्शा पास हुआ है, ऑलरेडी नक्शा पास हुआ, फिर कार्रवाई क्यों? जी देखिए, नक्शा पास होने का जहां तक सवाल है, वो पीडीए अथॉरिटी नक्शा पास करता है, और जो ये जो जो बिजली विभाग का कनेक्शन है, जो पानी का कनेक्शन है, जो और दूसरी चीजें हैं, वो दूसरे विभागों से होती है। और ये सब चीजें जो है, नक्शा जो होता है, जैसे कि जो आरोप है वो ये है कि उन्होंने अपना नक्शा पीडीए से, अथॉरिटी से अप्रूव नहीं कराया, पास नहीं कराया, और वो इनलीगल था, और उस आधार पर उसका डिमोलिशन किया गया, ये ग्राउंड लिया है। और अगर नक्शा पास नहीं है तो निश्चित तौर पर मकान अवैध होता है। हमने तमाम जगहों पर देखा है कि उस पर कार्रवाई हुई है। हालांकि एक 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 विरोधाभास ये भी है कि तमाम जगहों पर नक्शा न पास होने के बावजूद, अगर हम बात करें प्रयागराज में, तो लाखों की संख्या में ऐसे मकान हैं जिनका नक्शा पास नहीं है, क्योंकि जिस तरह से शहर का विकास हो रहा है, उस क्रम में तमाम ऐसी कॉलोनीज है जिसमें जो निर्माण हो रहा है वो अवैध है। तो नक्शा पास होना एक अलग विषय है, और उसके अलावा बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बिल रजिस्ट्री ये होना, ये अलग चीज है। तो पीडीए एक अलग अथॉरिटी है, जल कल संस्थान अलग है, नगर निगम अलग है, और इस तरह से जो तमाम विभाग बने हैं वो अलग अलग विभाग हैं, लेकिन फाइनली जो पीडीए है उसको नक्शा पास करना होता है। ये जो डॉक्यूमेंट है इससे, और उसमें कहीं ऐसा कोई क्लॉज। दूसरा सवाल जो शानी इलाही जी का था वो मैं पूछ लेता हूँ मानवेंद्र से। मानवेंद्र, मकान तो उनकी पत्नी के नाम पर था, जावेद पम की पत्नी के नाम पर मकान, हम ये मानते हैं तो एक नॉर्मल कार्रवाई थी, नोटिस दिया और उड़ा दिया, मकान तोड़ दिया, सरकार क्या कह रही है इस पर? देखिए, उनकी पत्नी के नाम पर था। इसमें ये जो याचिका भी हाईकोर्ट में फाइल हुई है, वो उनकी पत्नी की तरफ से फाइल हुई है, उसको चैलेंज किया है, और डिमोलिशन को और कंपनसेशन की मांग की है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे पास भी तमाम रसीदें भेजी गई हैं वकीलों की तरफ से, जिसमें लिखा हुआ है कि उनकी पत्नी परवीन फातिमा के नाम पर था, और उनको उनके फादर ने वो जमीन गिफ्ट करी थी जिस पर ये मकान बना हुआ था। तो उसमें उनका ये भी कहना था कि जो इस्लामिक प्रॉपर्टी एक्ट है, जो मुस्लिम प्रॉपर्टी एक्ट है, उसमें जो पत्नी की संपत्ति होती है उसमें पति का अधिकार नहीं होता है, और वो उसका डिमोलिशन पति के नाम के आधार पर किया गया। तो हमने यहाँ के जिले के बड़े अधिकारियों से बात की, उन्होंने बिल्कुल ये माना है कि पत्नी के नाम पर मकान है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि मकान अवैध है। मतलब वो ये इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि ये जावेद मोहम्मद के नाम पर मकान है, इस बात का दावा नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मकान किसी के भी नाम पर हो, अवैध है, इसलिए हमने उसका डिमोलिशन किया है। और वो हमारे पास अधिकार है, पीडीए के पास ये राइट है कि कोई मकान अगर जो पीडीए के अधिकार की सीमा है उसमें बनता है, जो नगर विकास की सीमा उसमें बनता है, और वो अवैध है, उसका नक्शा पास नहीं है, तो उस मकान को डिमोलिश कर सकता है पीडीए। लेकिन साथ ही एक और विडंबना ये भी है कि तमाम मकान, बड़ी संख्या में ऐसे मकान है शहर में जिनका नक्शा पास नहीं। मानवेंद, एक और चीज क्लियर कीजिए। देखिए, एक चीज जो हम देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, लेकिन एक जो कागजी कार्रवाई के तहत हो रही है, सरकार क्या कह रही है? ये कार्रवाई क्यों की गई? ये कार्रवाई जावेद आपकी ब्रेक हो रही है जी, ये कार्रवाई क्यों की गई? जावेद पंप का जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जुमे की नमाज के बाद जो उपद्रव हुआ उसको लेकर कार्रवाई की गई, या मकान अवैध था उसको लेकर कार्रवाई की गई? अगर मकान अवैध था उसको लेकर कार्रवाई की गई तो प्रयागराज में क्या और मकान नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? उसको लेकर कोई आगे का एजेंडा है सरकार का? सुन पा रहे मानवेंद?
जी बिल्कुल, सरकार का स्पष्ट कहना है कि जो लोग उपद्रवी हैं, जो किसी तरह के इस तरह के बवाल में शामिल होते हैं, किसी इस तरह की चीजों को क्रिएट करते हैं, जो समाज विरोधी कार्य करते हैं, जो कानून विरोधी कार्य करते हैं, तो हम उनके लूप होल्स ढूंढेंगे, हम उनकी खामियां ढूंढेंगे, हम उनकी कमजोरी पकड़ेंगे और उसके आधार पर उन पर शिकंजा कसेंगे। तो उनका कहना ये है, जो प्रशासन है उसका तरीका ये है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में ये पहला ऐसा डिमोलिशन नहीं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे अधिक ध्वस्तीकरण अगर कहीं हुआ है तो प्रयागराज में 5 दर्जन से अधिक। हालांकि जो पहले अभियान चल रहा था वो माफियाओं के खिलाफ चल रहा था, अपराधियों के खिलाफ चल रहा था। 5 दर्जन से अधिक मकानों का, बिल्डिंगों का, कोल्ड स्टोरेज का, बड़ी बड़ी इमारतों का, दफ्तरों का डिमोलिशन हुआ है। तो स्पष्ट तौर पर कहना है कि अगर आप इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, अगर आप किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं जिससे समाज को नुकसान होता है, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है, जिससे किसी तरह का बलवा होता है, बवाल होता है, कोई क्राइम, बड़ा क्राइम करते हैं आप, तो हम आपकी कमजोरी ढूंढेंगे। अगर आपके पास आप कोई क्राइम करके भाग रहे हैं तो हम अगर आपके पास घर है और वो सारे दायरों को पूरा नहीं करता, वो सभी जो नियम है उसमें परफेक्ट नहीं बैठता, तो हम उसको डिमोलिश कर देंगे। जी, शानी इलाही कुछ कहना चाह रहे हैं जी। नावेद साहब, मैं मानवेंद्र जी से ये पूछना चाहूंगा, इन्होंने तमाम रसीदें बता दी, तमाम एक्ट बता दिए, जबकि इनके चेहरे का कुछ एक रंग एक बता रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का काफी दबाव है और ये दबाव के मद्देनजर ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा कि साहब नुपुर शर्मा को नोटिस भिजवाया क्या आपने? आपने नुपुर शर्मा से पूछा, जो दंगाई मास्टरमाइंड, सबसे बड़ी दंगाई है, जिन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे देश में दंगे हुए? कितने स्टेटमेंट भी आपने, कितने नोटिस भिजवाए? क्या बुलडोजर चलाने की प्रतिक्रिया शुरू की? आपने एफआईआर दर्ज कराई? सरकार ने कुछ किया? नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ विशेष एक धर्म, एक समाज को टारगेट करना है और उन्हें यह दिखाना है कि आपको इस देश में रहना होगा तो सर झुका के रहना होगा। यहां पर माइनॉरिटीज की कोई सुनने वाला नहीं है, सेकुलरिज्म की कोई आवाज नहीं सुनेगा, क्योंकि यहां पर हम संविधान को चकनाचूर कर रहे हैं या आप लोग कर रहे हैं। नहीं नावेद जी सुनिए, ये लोग कर रहे हैं और ये दिख रहा है, ऑन रिकॉर्ड है नावेद जी, ये ऑन रिकॉर्ड है। ये जो बातें कर रहे हैं ना कि इन्होंने ये स्लिप देखी, वो नक्शा किया, भैया स्टैंप ड्यूटी होती है ना, स्टैंप ड्यूटी तो सरकार को जाती है, तो स्टैंप ड्यूटी का मतलब क्या होता है? वो घर हमारा हो गया। वो भरने के बाद जब उनकी पत्नी के नाम पे था तो आपने तुरंत उसमें मुस्लिम एक्ट ढूंढ लिया। नहीं तो आप ये कहते हैं कि मुस्लिम एक्ट इस देश में नहीं चलता है, इस देश में हम हिंदू एक्ट के सहारा लेते हैं। तो आपको अब इसमें मुस्लिम एक्ट भी दिख गया कि मुस्लिम एक्ट के तहत वाइफ की प्रॉपर्टी पति के नाम होती है, इसलिए ऑटोमेटिकली पति को हमने डेमोलिश कराया, पति का घर जो है डेमोलिश कराया। और 2 दिन पहले मैं नावेद जी बताना चाहता हूं, वहां के एसपी ने एक मीटिंग रखी थी, वो फुटेज ऑन रिकॉर्ड है, उस पे जावेद पंप उस मीटिंग में थे। सभी समाज सेवकों को न्योता दिया गया था कि राज्य की और तमाम सिटियों की, शहरों की माहौल शांतिपूर्ण रहना चाहिए, दंगे नहीं होने चाहिए। एक दूसरे के धर्म गुरुओं को बुलाया गया और समाज में शांति बरतने की बात की गई। उसमें जावेद पंप भी थे और उसमें एसपी के साथ उनके फोटोज और वीडियो भी हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या आन पड़ा कि जावेद पंप को आरोपी मनाना पड़ा? इन्हें जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं ना, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की डिग्री दिखाते हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे उसका नाम चल रहा था और इसलिए जावेद पंप आरोपी था। वकील साहब, मैं चाहता हूं, देखिए बहस जो है ना तार्किक है जी। हम अपना द्वेष जो निकाल रहे हैं ना, अगर आपका द्वेष है कुछ तो तार्किक निकालिए, उस पर तर्क दीजिए। आपने मैं तो एक तर्क दे रहा हूँ नवेद जी, मैं एक तर्क दे रहा हूँ। मैं ये चीज कह रहा हूँ कि भैया आपने नुपुर शर्मा को स्टेट नोटिस भिजवाया, नुपुर शर्मा का डेमोलिशन कब होगा? दंगे किसने भड़काए देश में? दंगा के मास्टरमाइंड कौन है? तो आपको स्टेटमेंट दिलवाना चाहिए ना, उनको बुलवाना चाहिए ना। अगर उन्होंने दंगे भड़वाए, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, तो आपने उनको नहीं बुलाया। जब ये पूछूंगा कि क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं जुमे के नमाज के बाद हुए वो सारी हरकतों को, उन तस्वीरों को जस्टिफाई कर रहे हैं, तब आपका जवाब क्या होगा? मैं अगर आप ये कहूं तो आप मुझे उसमें कह सकते कि जुम्मे की नमाज के बाद जितने आप लोग कहना चाह रहे हो पत्थरबाज, क्या उसमें मुसलमान ही थे? उसमें शरारती तत्व भी थे, उसमें बहुत सारे बदल के भी लोग आए थे। क्या वो जो तस्वीरें हैं वो प्रोफेट की शान में इस तरह से आप गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं और प्रदर्शन में आप खुद गुस्ताखी करते हैं? नहीं, ये गलत बात है।
गुशान में जो गुस्ताखी हुई है वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन उसमें कुछ शरारती तत्व थे नावेद जी, शरारती तत्व थे, और उन शरारती तत्वों ने उसे माहौल को बिगाड़ा, दंगे में उसे कन्वर्ट किया और वहां दंगे हुए हैं। तो आप उसको संभालने का जिम्मा भी उठाइए। हमारे साथ तो हम संभाल रहे हैं ना सर जी, हम तो संभालना चाहते हैं। हम इस देश की पूरी भावनाओं को समझते हैं और हम लोगों की भावनाओं को समझते हैं। हम चाहते हैं देश को शांतिपूर्ण बना रहे, लेकिन ये लोग चाहते नहीं। ये लोग आए दिन इलेक्शन के मद्देनजर रख के सिर्फ इनके दिमाग में हिंदू मुसलमान का जहर भरा हुआ है और दूसरा कोई काम नहीं आता है इन्हें। शुक्ला साहब, मैं चाहूंगा कि आप लेट आए हैं, थोड़ा सा मैं आपको मौका दूं। चर्चा ये चल रही है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है इस वक्त, वो बुलडोजर की कार्रवाई क्या किसी धर्म विशेष के खिलाफ हो रही है, और उसके बाद अलग अलग बहस है। बहस का एक मुद्दा यह है कि पत्नी के नाम पे था जावेद पम की वो मकान, उसके बाद भी उसके खिलाफ कार्रवाई, क्योंकि अगर परिवार का कोई एक शख्स कुछ गलत काम करता है तो उसकी सजा क्या पूरा परिवार भुगतेगा। तीसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि किन धाराओं के तहत मकान तोड़ने की अनुमति है जिला प्रशासन को, ये चीज क्लियर कर दी। भाई साहब, ये जो आपने पूछा किस प्राविधान के अंतर्गत बुलडोजर चलता है, तो इसका नियम ये है कि जो उत्तर प्रदेश नगर विकास अधिनियम है, तो उसकी धारा 30 में ये लिखा रहता है कि अगर कोई मकान किसी दूसरे की जमीन पर बना हो या किसी सार्वजनिक जमीन पर बना हो या जो नक्शा पास है नक्शे के विपरीत बना हो, तो इन परिस्थितियों में जो विकास प्राधिकरण होता है तो उसको ये अधिकार होता है कि वो नोटिस देकर जवाब लेकर उनको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करा सकते हैं। अब इसमें एक तो ये स्थिति हो गई, और जो प्राविधान है वो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1944 का है, जिसमें ये लिखा है कि किसी भी आपराधिक कार्य के यानी अपराधियों के द्वारा जो संपत्ति बनाई जाती है वो उसको जब्त करने का प्राविधान है उसमें क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में। इसी तरह जो गैंगस्टर एक्ट है, धारा 15 गैंगस्टर एक्ट, उसमें भी इसी तरह के प्राविधान हैं। अब इसमें कुछ लोग इसको ये जो हिंदू मुसलमान का प्रश्न खड़ा करते हैं, तो मैं उन सभी साथियों से निवेदन करता रहता हूं कि अरे भाई, अपराधियों को या सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वालों को उसमें हिंदू मुसलमान के चश्मे से ना देखो, क्योंकि एक तो ये बात देश की एकता के खिलाफ है, दूसरा सांप्रदायिक सद्भावना जो बहुत जरूरी है देश के शांति के लिए, विकास के लिए, उसके लिए भी बहुत जरूरी है। तो इसको इस नजरिए से देखने के बजाय, ठीक है अगर मान लीजिए कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे और उनके बीच में कोई दूसरे आपराधिक तत्व आ गए और घुसकर उन्होंने पथराव कर दिया, तो सीसीटीवी लगा हुआ है, उससे जगह जगह चिन्हांकन हो जाएगा और जो लोग उसके दोषी पाए जाएंगे तो उन पर सब लोग मिलकर मांग करो कि भाई प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसमें कोई खलल कोई नहीं डालना चाहिए अगर जब तक कानून से बैन न किया जाए वो गतिविधि। और अगर इस तरह किसी ने पथराव किया है, किसी ने आग लगाया है, तो उसको पूरा जो दंडात्मक कार्रवाई जो धारा 147, 148, 149, 353, 334, 324 जो भी आगजनी की सारी धाराएं लगाकर उन पर दंगे की कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग पथराव करते हैं या आगजनी करते हैं। लेकिन उसमें ये नहीं देखा जाना चाहिए कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, उससे उस तरह की बातों से देश कमजोर होता है, समाज कमजोर होता है। सभी दर्शकों, श्रोताओं और साथियों से अनुरोध है कि इसको इसी आपराधिक गतिविधि की तरह देखें और उसमें ये इस भावना से उसको न देखा जाए न सोचा जाए, तो उससे क्या होगा कि इस प्रकार की कोई बात भी नहीं उठेगी और अपराधियों को दंड भी। अच्छा, दूसरा एक और बात है, थोड़ा ये जो बुलडोजर वाला इशू है वो मतलब आप ये देखिए कि अच्छा थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये बुलडोजर ना चलाए जाएं और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि सख्त कार्रवाई ना की जाए, तो क्या होगा कि जो अपराध है, इस तरह के पथराव करने वाले हैं, जो आग लगाने वाले हैं,
तो वो उनका मनोबल बढ़ेगा। और हम लोगों का फर्ज है कि हम लोग कोई ऐसी बातें ना कहें कि जिससे अपराधियों का, सांप्रदायिक हिंसा करने वालों का मन बढ़े। ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, नहीं तो उससे मान लीजिए कि दंगे होने लगे सभी जिलों में, शहरों में, तो खाली सरकार की ही दिक्कत थोड़ी, वो सारे समाज की दिक्कत है कि उस तरह होगा तो पूरा समाज कमजोर होता है, विकास का काम रुकता है और उससे माहौल खराब हो जाता है। एक जो हमारा देश आगे बढ़ने का, मिलजुल कर आगे चलने का सोच रहा है, उसके बजाय, और ये कोई जाति या धर्म बुरा नहीं होता, सब में कुछ लोग इस तरह के होते हैं, शरारती होते हैं, अपराधी टाइप के, कुछ तो मेंटली या कुछ भड़काए हुए होते हैं, वो जानते नहीं, बेचारे कम समझदार हैं, उनको लोग अपने फायदे के लिए भड़का देते हैं कि लो तुम 2000 रुपए ले लो और 4 आदमी मिलके पत्थर फेंक देना। अब भगदड़ मच गई, किसी पुलिस वाले को सिर में लग गया, खून बहने लगा, तो बाकी सारे पुलिस वाले का मारो मारो, यही है यही है। तो होता क्या है, थोड़े से लोग दंगा करते हैं, 2 4 10, और पूरा माहौल खराब कर देते हैं। तो इसमें समझदारी से सबको काम लेने की जरूरत है। धार्मिक नेता हैं, सामाजिक नेता हैं, सभी तरह के, सबका फर्ज है कि भाई मिलजुल करके रहो, बच्चों को समझाओ, डांटो। अच्छा, अब जैसे एक घर में बुलडोजर चल गया मान लो, तो पूरे शहर में, पूरे जिले में संदेश जाएगा, सब अपने बाल बच्चों को, लड़कों को समझाएंगे, अरे मत चलाना नहीं तो घर गिर जाएगा। तो एक आदमी, एक परिवार को दिक्कत आई, लेकिन उससे अगर पूरे शहर में शांति बनी रहे, अमन चैन बना रहे, तो ये थोड़ी सी कीमत है जो हम लोगों ने अदा की, उस आदमी को दुखी किया। यद्यपि हम लोगों का दुखी करना फर्ज नहीं है, लेकिन अब मजबूरी है कि अगर उसको दुखी करने से बाकी सारा समाज शांति से रह सके, तो भाई दुखी कर दो और बाद में वो किराए पर थोड़े दिन रह लेगा, लेकिन पूरे समाज में संदेश चला जाएगा कि ऐसा मत करो, नहीं तो दंगा करोगे तो तुम्हारा घर गिरा दिया जाएगा। तो ये उस तरह की बात हुई, जैसे आपने सुना होगा कुछ देशों में होता है कि हाथ काट दो चोर का, तो उससे क्या होगा, कोई चोरी नहीं करेगा, दुकानें खुली रोक कर छोड़कर लोग चले जाएंगे, लेकिन चोरी नहीं होगी। उसी तरह की बात ये वाली भी है कि सख्त एक्शन कर दो, एक कौवा मार के टांग दो तो बाकी कौवे उड़ जाएंगे, कोई फसल में चोरी नहीं करेंगे। इस तरह की बात है, और इसको बहुत ज्यादा इशू बनाने से ना वो समाज का माहौल खराब होता है और अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। आप याद करिए, मैं भी ये बात सोच रहा था कि कुछ साल पहले तक प्रदेश में कई बार दंगे हो जाते थे, कई कई महीनों तक दंगा चलता रहता था, और हम लोग जब पुलिस में भर्ती थे तो उस समय ये हालत होती थी कि पहले तो आदेश आता था कि सख्ती से दंगा दबा दो, बदमाशों पर टाइट कर दो। जब उसके बाद हम लोग लाठी चार्ज करते थे, आंसू गैस छोड़ते थे, फायरिंग करना पड़ता था, तो कुछ लोगों को चोटें आ जाती थी। तो उसके बाद फिर कई नेता लोग आते थे और कहते थे कि जिसको चोट लगी है उसको इलाज कराओ, उसको पैसे दो, 1000, 10,000, 50,000 रुपए दो चोट वाले को, और 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दो जिसकी हत्या हो गई, मर गया। तो ऐसे करके क्या होता था कि सब पूरे लोग पुलिस के खिलाफ हो जाते थे, और जो पुलिस वाला ज्यादा सख्ती किया रहता था उसको कहते थे सस्पेंड कर दो, उसको ट्रांसफर कर दो, वेटिंग में कर दो। तो उसके बाद क्या होता था कि दंगा करने वाले खुश हो जाते थे कि देखा पुलिस को हमने सजा दिला दी, और फिर दंगा करते थे। तो अब कम से कम ये नहीं है कि कोई पुलिस को एक तरफ सजा दे और दूसरी तरफ ये कहे कि दंगा रोको। तो अब कम से कम पॉलिसी एक है कि नहीं भाई, अगर दंगा किया है तो दंगा वाले को सजा मिल जाएगी, तो उससे और लोग दंगा ना करें। तो ये न्याय की दृष्टि से जो भाई साहब कह रहे थे, हो सकता है कि थोड़ा बहुत 19-20 ये लगे कि अरे वो तो बीबी के नाम था मकान, उसकी बेचारी की क्या गलती थी, और वो आदमी की सजा बीबी को और बच्चों को क्यों मिले। बात तो सही है, लेकिन अब आप सोचिए कि अगर मान लीजिए ऐसा मान लिया जाए कि चोर को ना पकड़ो, नहीं तो बेचारे की बीवी बच्चे परेशान हो जाएंगे, जेल जाने से उसके पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। असर तो पड़ता है, ये बात सही है, लेकिन उसका दर्द तभी अपराधी को महसूस होता है जब पूरी सख्ती से कार्रवाई अपराधियों पर हो। चाहूंगा एक बार जल्दी से क्लोजिंग कमेंट में वकील साहब से ले लूं। वकील शानी इलाही हमारे साथ हैं जी, बोलिए शानी साहब, क्या कहना है? सूर्य कुमार शुक्ला साहब ने जो ये पंक्तियां सुनाई, इससे बड़ा आनंद आया, काफी देर सुनने का मौका मिला,
और ऐसा लगा कि बहुत देर में क्लास में बैठा हूं और मेरे अध्यापक मुझे कोई लेसन पढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये सब बताया कि हम शुक्ला साहब ने बताया कि कोई आरोपियों को 2000 देते थे तो वो 4 लोग दंगा कर लेते थे, उसमें शरारती तत्व हुआ करते थे, और अभी कोई इसे सब भावना ऐसी गलत गतिविधियों को लोगों को समर्थन नहीं करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं शुक्ला साहब, मैं ऐसे लोगों को समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं पत्थरबाजों का कोई धर्म नहीं होता, पत्थरबाजों का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन दूसरी बात, एक नजर से, एक समाज में सभी को एक नजर से देखने की इस वक्त जरूरत है। सिर्फ आज हम देख रहे हैं, आप तो पुलिस में रहे हैं सर, आपको तो मुझसे ज्यादा पता होगा कि किस तरह से केसेस बनाए जाते हैं, क्या एविडेंस, वो तो बात की बात है ना, वो ट्रायल का बात होता है सर, कि वेदर ही इज कन्विक्टेड और वेदर ही इज नॉट कन्विक्टेड, वो एक्विटल है, वो तो कोर्ट की प्रणाली होती है, ट्रायल का भाग होता है सर। लेकिन कहीं ना कहीं सर जी, जब अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है वो आरोपी है। ऐसे तो एफआईआर तो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ भी हुई है, लेकिन वो बात अलग है कि लोग उन्हें बहुत अलग नजरिए से देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई गलती से स्टेटमेंट निकल गया, और वो लोग कह रहे हैं कि माफी मांग लीजिए। अरे एक समाज के खिलाफ आप इतनी अभद्र टिप्पणी कर रहे हो, जो 17% लोग माइनॉरिटी देश में रहे हैं, उन्हें आहत कर रहे हो, उनके हुजूर के बारे में शान में गुस्ताखी कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। क्या उन्होंने आपकी देवी देवताओं के बारे में या भगवान के बारे में कोई आपत्ति की? नहीं की। ये हिंदुस्तान की सभ्यता है कि हिंदू मुसलमान एक धर्म आपस में मिलजुल के रहा है, लेकिन ये लोगों के पेट में दर्द उठ रहा है क्योंकि इलेक्शन आते हैं तो इन्हें ऐसी गतिविधियों में अंजाम देने के लिए कुछ लोग खड़े करने पड़ते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन ये लोग ऐसी चीजों को नहीं रोक सकते। जी जी, बयान और क्रिया प्रतिक्रिया दोनों की हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम फिर वही जस्टिफाई करने लग जाएंगे कि जो लोग पत्थर मार रहे थे, क्या उन्हें जस्टिफाई करेंगे आप? नहीं, हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ नावेद जी, पत्थरबाजों का कोई धर्म नहीं होता, चाहे वो कोई समाज के हो, कोई धर्म के हो, वो अगर एक्यूज है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन डेमोलिशन जो आपने पूछा, बुलडोजर जो किस तरह सेकुलर है या भगवा हो गया, बुलडोजर को आदेश देने वाले कौन लोग हैं, और बुलडोजर की प्रक्रिया कब होती है? वो जब होती है, आज ये महेंद्र जी जो कह रहे थे कि उनकी पूरे पुरावे देखे गए, आज प्रयागराज में इतने इलीगल कंस्ट्रक्शन होंगे, अगर डेमोलिशन करने जाए तो पूरा प्रयागराज डेमोलिशन करना पड़ेगा। क्या सरकार आदेश देगी पूरे प्रयागराज को डेमोलिशन करने के लिए? सिर्फ एक धर्म को टारगेट ना किया। लेकिन जो इस पैनल के अंदर जितने भी लोग हैं, एक बात पे सहमत दिखेंगे कि दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, और जो कार्रवाई अगर दंगाइयों के खिलाफ हो रही है तो उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं है, लेकिन वो कार्रवाई कब होनी चाहिए, किस आदेश के बाद होनी चाहिए, वो सही है या गलत है, ये चर्चा का विषय हो सकता है, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। अभी आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।